नई उम्मीदों के साथ साल 2022 की हुई है शुरुआत और ऐसे में इस साल के लिए बाजार का आउटलुक कैसा रहेगा, इकोनॉमी की दशा कैसी रहेगी, ग्लोबल मार्केट्स कैसे रहेंगे, एफआईज और घरेलू फंड्स का मूड माहौल कैसा होगा, कौन सी टीम कौन से सेक्टर्स ऐसे होंगे जो इस साल आपको अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे। ऐसे ढेर सारे सवाल आपके जहन में हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं और इनके जवाब देने के लिए हमारे साथ साल की शुरुआत करने के लिए जो सबसे बेहतरीन बाजार के जाने माने दिग्गज एक्सपर्ट हो सकते हैं वो हैं नीलेश शाह, कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी और साथ ही ग्रुप प्रेसिडेंट भी। नीलेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए, आपको, पूरे परिवार को, कोटक म्यूचुअल फंड की टीम को और साथ ही आपके लाखों करोड़ जो इन्वेस्टर्स हैं उन सब के लिए नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद अनिल भाई, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और आपको, आपके परिवारजन को और जी बिजनेस के सभी श्रोताजनों को 2022 का साल हेल्थी और हैप्पी निकले वैसी शुभकामनाएं। बिल्कुल, क्योंकि तीसरी चीज़ जो आपने विश नहीं की, वेल्दी, उसका ध्यान तो आप साल भर रखते ही हैं, आपके निवेशकों का ध्यान रखते ही हैं। तो उन्हीं के लिए जानना चाहता हूँ, 2022 अच्छा रहेगा ना सर? हाँ अनिल जी, मेरे हिसाब से 2022 का साल अच्छा रहेगा ऐसा लगता है। शायद 15-20 दिन पहले ओमिक्रॉन और कोविड-19 का डर था, पर धीरे धीरे अब ऐसा लग रहा है कि ये एक नेचुरल वैक्सीन है, लोगों को इम्यूनिटी प्रदान कर रही है और हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर जैसा अप्रैल मई 2020 में 21 में हुआ था वैसा स्ट्रेस डाले बगैर ये पास हो जाएगा। दूसरा, जो दिसंबर त्रिमाही के क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो भी मार्केट के अंदाज के अनुसार आएंगे वैसा लगता है और मैनेजमेंट की गाइडेंस आने वाले साल के लिए बढ़िया रहेगी, अच्छी रहेगी ऐसा लगता है। तीसरा, एफपीआई का जो सेलिंग था पिछले 2-3 महीनों से कुछ हद तक लॉन्ग चाइना शॉर्ट इंडिया ट्रेड हो रहा था, बिकॉज हमने बाकी लोगों के सामने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, वह भी धीरे धीरे अब कम होता दिख रहा है। साल के अंत में कुछ दिनों उन्होंने खरीदारी भी की है एंड फाइनली मार्केट बजट के लिए आशा से देख रहा है। पिछले साल के बजट ने एक हीलिंग टच दिया था इकोनॉमी को, इस साल का बजट ग्रोथ को सपोर्ट करेगा वैसा लगता है। तो यहाँ से जो परिबल मार्केट को नीचे लाने के लिए कारण रूप थे वह धीरे धीरे बदल रहे हैं, एक साथ नहीं बदले हैं बट धीरे धीरे बदल रहे हैं और इसलिए लगता है कि 2022 के साल में भी उम्मीदें रखनी चाहिए। 2022 से भी उम्मीदें रखनी चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं जो शायद 2022 में आपको हमें देखने को मिले, जिनमें से कुछ का जिक्र आपने किया। 2022 के अंत में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिला ज़रूर है क्योंकि पहली बार 2020 मार्च से जो एक तरफा तेजी हुई उसमें थोड़ा ढंग का करेक्शन, थोड़ी कमजोरी देखने को मिली है। उसमें कई सारे नए इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो पहली बार बाजार में उतरे हैं, उन्होंने 1.5 साल में कोई मंदी देखी नहीं है। पहले सबसे पहले उन्हीं के लिए एक सलाह आपसे लेना चाहता हूँ, क्या वो बने रहें या फिर उनके मन में कश्मकश है कि हो गया बाजार का टॉप, अब सब नीचे जाएगा, पता नहीं वापस हमारे शेयरों के भाव आएंगे नहीं आएंगे, पैसा बनेगा नहीं बनेगा, ये जो सारे सवाल है, क्या कहेंगे सर आप उनके बारे में? अनिल भाई, अगर आप ट्रेडर है तो स्टॉप लॉस के प्रिंसिपल को फॉलो करिए। अगर आप इन्वेस्टर है तो लॉ ऑफ एवरेजिंग को फॉलो करिए। कोई अच्छी चीज आपने खरीदी है और वह किसी की बेवकूफी की वजह से सस्ती बिकने लगे तो आप ज्यादा खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी खरीदी हुई चीज हम बेचें। तो अगर आप ट्रेडर है तो स्टॉप लॉस फॉलो करिए, इन्वेस्टर है तो एवरेजिंग करिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आउटलुक रखिए। मार्केट का टॉप कभी नहीं बना है, ये हमारी उम्र की तरह है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। उम्र हर रोज बढ़ती है, मार्केट हर रोज नहीं बढ़ता, बस यही फर्क है। बात है। तो हर रोज़ बाजार बढ़ेगा नहीं, इंतज़ार करना पड़ेगा और उस इंतज़ार में आपके लिए मौके फिर से बनेंगे। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बाजार को परेशान करने वाली, ओमिक्रॉन और कोरोना को लेकर आपने कहा बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, हो सकता है ये वरदान साबित हो, इससे एक हर्ड इम्यूनिटी बन जाए। लेकिन इसके अलावा एफआईज की बिकवाली थोड़ी परेशान करती हुई दिखी है। क्या आपका नज़रिया है नए साल की शुरुआत में और अब इस साल फिर से हमें उसी तरह का प्रेशर देखना पड़ेगा नीलेश भाई, या फिर एफआईज फिर से बाजार में लौटेंगे? अगर आप देखें अनिल भाई, मार्च 2020 के लॉस से अगर आप दिसंबर 21 तक का देखें
तो एमएससीआई इंडिया ने 100% से ज्यादा रिटर्न दिया है। एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट जिसमें इंडिया 16% हिस्सा है, सॉरी 8% हिस्सा है, वहां पे जो रिटर्न है वह तकरीबन 45% के आसपास है। तो दुनिया ने जितना रिटर्न दिया उससे हमने दुगना रिटर्न दिया। यह हालात में कोई भी एफपीआई प्रॉफिट बुक करना चाहेगा। फिर एक दूसरी चीज देखिए, पहले ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स करके एक नोशन बना था। ब्राजील और रशिया 5 से 10 के पीई में रह गए। चाइना 20 से 25 में से 15 से 20 पीई में आ गया और हम 20 से 25 पीई में खड़े रहे। तो बाकी देशों के सामने हमारी वैल्यूएशन काफी ऊपर आ गई थी। उसके लिए भी कई लोगों ने लॉन्ग चाइना शॉर्ट इंडिया ट्रेड लिखना चालू कर दिया और एफपीआई ने यहाँ पे इतने पैसे बनाए कि थोड़ा प्रॉफिट बुक करना स्वाभाविक था। एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में जहां इंडिया का वेट 8% के आसपास रहता था, वो परफॉर्मेंस की वजह से तकरीबन 12% के आसपास पहुंच गया। तो ये सारी चीजों ने एफपीआई को थोड़ा प्रॉफिट बुक करने के लिए उकसाया। बट इस बार एफपीआई ने मार्च 2020 की तरह माल नहीं बेचा कि किसी भी दाम पे मुझे इंडिया से निकलना है। वह एक प्राइस लिमिट रख के बेच रहे थे। 17,500 से ऊपर वाले निफ्टी में उनकी सेलिंग थोड़ी ज्यादा तेजी से बनती थी, पर जैसे भाव नीचे आ जाते थे सेलिंग में अपने आप कटौती होती थी। तो मुझे लगता है कि अब एफपीआई यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली निवेश करना चाहेंगे। शॉर्ट टर्म में टेक्निकली कोई दूसरी मार्केट उन्हें अच्छी लगे तो थोड़ा प्रॉफिट बुक यहाँ से करेंगे। लेकिन इनके सामने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का बेस अभी काफी अच्छा बन गया है। आपने देख आज पढ़ा होगा कि म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के जरिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा सिर्फ 2021 के 11 महीनों में आया है। इंश्योरेंस कंपनी हरफन मौला है, रिटेल और एचएनआई इन्वेस्टर्स भी मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पहले एफपीआई की बिकवाली से मार्केट में जितना करेक्शन आता था, उसके सामने अब करेक्शन थोड़ा कम आएगा वैसा लगता है। बात सही भी है, और इतना ही बिकवाली अगर बाकी पहले वाले सालों में होती तो शायद बाज़ार काफ़ी गिर भी जाते। आप जैसे म्यूचुअल फंड्स और घरेलू इन्वेस्टर्स जो चाहे डायरेक्टली पैसा लगा रहे हैं या म्यूचुअल फंड्स के जरिए, उनकी वजह से बाज़ार काफ़ी टिका हुआ भी है। एक दो चैलेंजेस शायद हो सकते हैं अगले साल के में, उसके बारे में इस साल में उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। चाहे इंडिया हो चाहे अब्रोड, ब्याज दरें बढ़ने का खतरा या फिर महंगाई बढ़ने का जो खतरा है, हमारे यहाँ और बाहर कैसे देखते हैं सर आप? अनिल भाई, मुझे लगता है कि इस बार अपनी मार्केट के लिए ग्लोबल रीजंस ही चिंताजनक है। डोमेस्टिक साइड के ऊपर उतना टेंशन नहीं है। हम्म। यूएस में आप देखिए कि महंगाई तकरीबन 7% के आसपास है। इंटरेस्ट रेट 1.5% के आसपास है 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर। फेड रेट 0.25 के आसपास है। अब वहां पे फेड बोलता है कि हम 3 रेट हाइक करेंगे कैलेंडर ईयर 2022 में और 3 से 4 रेट हाइक करेंगे कैलेंडर ईयर 2023 में। मार्केट फेड को बोलता है नहीं, आप इतनी रेट हाइक करेंगे ही नहीं। अगर फेड 7 रेट हाइक करता है तो उनकी जो रिपो रेट है, फेड रेट है, वो तकरीबन 0.25% के आसपास होनी चाहिए। बट ये उनकी तो 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1.5% के आसपास है। इन्फ्लेशन, महंगाई से 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का गैप जो यूएस में है, उतना और कोई देश में शायद ही है। उसके सामने आप भारत को देखिए, रिपो रेट हमारी 4% है, महंगाई तकरीबन 5.5 6% है और 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑलरेडी 6.5% पे है। तो फेड अगर वहां पे ज्यादा एग्रेसिवली रेट हाइक करे और उसकी वजह से एफपीआई की प्रॉफिट बुकिंग इंडिया में चालू रहे, तो हमारी मार्केट में एक करेक्शन आ सकता है, जैसे 2013 में टेपर टेंट्रम की तरफ हुआ था। बट 2013 में जिन्होंने माल बेचा यूएस के कारणों की वजह से उनको नुकसान हुआ, जिन्होंने उस मंदी में माल खरीदा उनको ज्यादा पैसा बना। तो 2022 में उस एक्सपीरियंस को लोग याद रखेंगे और 2013 के सामने टेपर टेंट्रम की इफेक्ट 2022 में कम रहेगी वैसा लगता है। तो कम से कम अगर थोड़ी कमज़ोरी हुई, डर रहा, तो भी ग्लोबल वजह से हमारे अपने मार्केट्स, हमारे अपने फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत है। जो बड़ी इवेंट सामने है बजट को लेकर,
क्या लगता है आपको कि बजट एक बढ़िया डायरेक्शन दे पाएगा मार्केट को और वहाँ से और तेज़ी बननी चाहिए? डेफिनेटली मेरे हिसाब से इस बजट को प्रो ग्रोथ सपोर्ट देना पड़ेगा और उसमें एक हाउसिंग इंडस्ट्री है जिसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट होती है। उसमें इम्पोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ही कम है। जो सारे मटेरियल यूज होते हैं वो लोकली होते हैं। तो अगर हम हाउसिंग क्षेत्र को फायदा कराए, थोड़ी बेनिफिट दे दे, थोड़े इंसेंटिव दे दे, तो उसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ में दिखेगी। इस वक्त अनिल भाई अगर आप देखें तो हमारा ट्रेड, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट और एग्रीकल्चर, ये सारे प्री पेंडेमिक लेवल से ऊपर आ गए हैं, बट कंजम्पशन आज भी प्री पेंडेमिक से नीचे है। तो इस बजट में हमें कंजम्पशन को सहारा देना चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमी की गाड़ी चारों पहियों पे दौड़ना चालू कर दे। तो ये बजट मेरे हिसाब से प्रो ग्रोथ रहेगा, कंजम्पशन को सपोर्ट करता हुआ रहेगा और उस वजह से मार्केट उसे अपना लेगा, उससे प्रोत्साहित होगा। ठीक बात है। अ, एक और जो थीम 2021-2020 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही कमोडिटीज़ के दामों की। अब थोड़े कमोडिटीज़ के दाम ठंडे तो हुए हैं, लेकिन क्या लग रहा है आपको सर 2022 में कमोडिटीज़ को लेकर क्या आउटलुक रखा जाए? मेरे हिसाब से कमोडिटी सेक्टर का आउटलुक वीक रहेगा। कुछ चीजों ने कमोडिटी सेक्टर के प्राइस को या डिमांड को, दोनों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। एक, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड की सरकार ने फिस्कल स्टिम्युलस जोर से देना चालू किया था। यूएस में ऐसा माहौल था कि अगर कोई अनएम्प्लॉयड बंदा घर पे बैठे रहेगा तो उसको सरकार से ज्यादा पैसे पैसे मिलेंगे, और अगर वो मैकडोनाल्ड या केएफसी के जॉइंट में काम करने जाएगा तो उसको कम पैसे मिलेंगे। जब आपको घर पे बैठने के लिए ज्यादा पैसे मिल रहे हो तो ऑब्वियसली आप उसका खर्चा करेंगे, और उस वजह से गुड्स की डिमांड बढ़ गई तो अपने आप कमोडिटीज में तेजी आ गई। दूसरा जो कारण था कि चाइना ने अपने वहां पे विंटर ओलंपिक्स में पोल्यूशन कम करने के लिए बहुत सारी फैक्ट्रीज को बंद कर दिया, एंड उस वजह से एक बाजू सप्लाई कम हो गई, दूसरी बाजू अमेरिकन और यूरोपियन कंज्यूमर्स की डिमांड की वजह से गुड्स की डिमांड बढ़ गई। अब 2022 में फरवरी में विंटर ओलंपिक्स खत्म हो जाएगा, ऑब्वियसली चाइना फिर सारी फैक्ट्रीज को चालू कर देगा। दूसरा, जो अमेरिकन कंज्यूमर्स है उनको जो सहारा अमेरिकन सरकार दे रही थी वो अब धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो उनकी डिमांड भी नॉर्मलाइज हो जाएगी। दोनों चीजों को मिला के देखे तो 2022 में कमोडिटीज क्षेत्र में डिमांड थोड़ी कम रहेगी, सप्लाई थोड़ा ज्यादा रहेगा और प्राइस इक्विलिब्रियम आ जाएगा। बात है। तो कमोडिटीज़ के दाम थोड़े सॉफ्ट रहने चाहिए। एक और मार्केट जो पूरा सॉफ्ट रहा मार्केट का एसेट क्लास है गोल्ड। इस साल हल्के नेगेटिव रिटर्न आए। काफ़ी लोग ये समझ रहे हैं कि अब चूंकि ब्याज दरें बढ़ने के खतरे हैं, थोड़ा शायद मार्केट भी थोड़े ठंडे हों, तो क्या गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है सर? अनिल भाई, गोल्ड में एक और फैक्टर जो काम कर रहा है वह है आपका क्रिप्टोस। हम्म। लोगों को क्रिप्टोस में इतने पैसे बन रहे हैं या बिगड़ रहे हैं जो भी हो, बट वहां पे अलोकेशन ज्यादा हो रही है और उनको लगता है कि गोल्ड जैसे एक सरकार के परे असेट क्लास है, वैसे ही क्रिप्टो भी डिसेंट्रलाइज्ड है, सरकार के परे है। तो जब तक ये कैश फ्लो डाइवर्ट होता रहेगा क्रिप्टोस में, तब तक गोल्ड जैसी कमोडिटीज के ऊपर एक कैप बनी रहेगी। हमें लगता है कि गोल्ड में निवेश करना चाहिए। जनरली जब ब्याज की दरें कम होती है, लिक्विडिटी ज्यादा होती है, तब गोल्ड प्राइसेस को सपोर्ट मिलता है। एंड सेकंड, एक अलग आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है पोर्टफोलियो में। जब इक्विटी या डेट मार्केट में करेक्शन होता है तो ज्यादातर गोल्ड के दाम बढ़ते हैं, तो एक डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी गोल्ड में थोड़ा निवेश कर सकते हैं। गोल्ड में निवेश करने के लिए गोल्ड बॉन्ड सबसे बढ़िया है। उसमें आपको 2.25 से 2.5% ब्याज मिलता है, 5 से 7 साल का निवेश करना पड़ता है। बट गोल्ड बॉन्ड प्रोबेबली गोल्ड में निवेश करने के लिए सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। गोल्ड बॉन्ड के जरिए इन्वेस्ट करें वो ज़्यादा बढ़िया है। सर एक और एसेट क्लास ने थोड़ी हलचल दिखाई है 2021 में, शुरुआत की है रियल एस्टेट। क्या आपको लगता है 2022 भी रियल एस्टेट के लिए, रियल एस्टेट चाहे वो कमर्शियल हो, रेसिडेंशियल हो, प्रॉपर्टी या फिर शेयरों के लिए अच्छा रहेगा? हाँ जी अनिल भाई, मुझे लगता है कि
रियल एस्टेट सेक्टर के अब सारे सितारे एक साथ हो गए हैं उसे तेजी में लाने के लिए। अगर आप हाउसिंग लोन की ब्याज की दरें देखें तो 6.4 6.5% पे मिलती है। 10 ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोइंग रेट मोटा मोटा 640 650 है। तो सिटीजन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एक जैसी हो गई है। दूसरा, रेरा की वजह से अब कंज्यूमर और डेवलपर के इंटरेस्ट अलाइन हो चुके हैं। पहले डेवलपर कंज्यूमर को फुटबॉल की तरह किक मारता रहता था, अब वो डर नहीं है। तीसरा, अगर आप देखें तो वर्क फ्रॉम होम में हर किसी को बड़े घर की तलाश है। और चौथा, हाउस प्राइसेस पिछले 5-7 साल से ज्यादातर भारत में नीचे गिरे हैं या सेम रहे हैं, तो अफोर्डेबिलिटी भी लोगों की बढ़ी है। तो हमें लगता है कि ये सारे सितारे एक साथ आके रियल एस्टेट, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन इस क्षेत्र में तेजी ला सकते हैं। और इसका बेनिफिट आपको चाहे फिजिकल रियल एस्टेट देखिए, रेसिडेंशियल, कमर्शियल या ऑफिस, हाउसिंग सेक्टर के रिलेटेड जो स्टॉक्स है जैसे रियल एस्टेट कंपनीज हुई या होम इम्प्रूवमेंट रिलेटेड सेक्टर्स हुए, सीमेंट, प्लाईवुड, वायर्स, केबल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टाइल्स, पेंट्स, ये सारे सेक्टर में हमारे हिसाब से मार्केट की अनु एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ रहेगा, अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा और ये सेक्टर मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। अच्छा, तो मार्केट को आउट परफॉर्म करने की तैयारी रियल एस्टेट सेक्टर की ऑलरेडी हो चुकी है और रहेगी भी। एक और थीम जो 2021 में काफ़ी मजबूती के साथ बढ़ी आगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। क्या आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ऑटो सेक्टर के लिए 2022 और आने वाले सालों में बड़े मौके होंगे? ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उतनी कॉन्फिडेंस से बात करना थोड़ा मुश्किल है अनिल भाई। एक तरफ रॉ मटेरियल का प्रेशर था, मेटल के दाम बढ़े और प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल कंपनीज अपने प्रोडक्ट के दाम नहीं बढ़ा पाए। अब इस बार 2022 में लगता है कि एटलीस्ट रॉ मटेरियल प्राइस थोड़े प्रेशर कम हो जाएंगे। दूसरी, चिप शॉर्टेजेस थी तो उतनी गाड़ियां नहीं बना पाए, टू व्हीलर्स नहीं बना पाए जितने बनाना चाहते थे, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो गया। अब धीरे 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 करके चिप शॉर्टेजेस नॉर्मलाइज हो जाएगी वैसा लगता है। एक साथ नहीं होगी बट धीरे धीरे हो जाएगी। 2022 के अंत में होपफुली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नॉर्मल लेवल पे पहुंच जाएगा। तो पिछले 2 साल के जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो 2022 में कम होते हुए दिख रहे हैं। अब जो तीसरा और बड़ा चैलेंज है कि ये फोसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिक व्हीकल की जर्नी, हमने वेस्टर्न वर्ल्ड में देखा है कि टेस्ला जैसी इलेक्ट्रिक कार कंपनी की मार्केट कैप अपने जो ट्रेडिशनल कार मेकर से उससे बहुत ज्यादा आगे है। मार्केट उसे एक अलग ही प्रकार का वैल्यूएशन दे रहे हैं। अब यहाँ पे भारत में भी क्या ऐसा माहौल बनेगा जहाँ पे ईवी कंपनीज की वैल्यूएशन ट्रेडिशनल कंपनी से बहुत ज्यादा होगी, या उल्टा होगा कि लोग ट्रेडिशनल कंपनीज पे फोकस करेंगे? क्या ट्रेडिशनल कंपनी ये ट्रांजिशन कर पाएगी कि वो फोसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिक व्हीकल में पहुंच जाए? ये जो वेरिएबल है उसके ऊपर अनिल भाई उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। एक, कंपनीज ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के बारे में ज्यादा डिस्क्लोजर नहीं किया है। जो सुनाई देता है उसमें लगता है कि हर कंपनी लगी हुई है, बट कितना कर पाएगी वो पता नहीं है। तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मेरे हिसाब से आपको अक्यूमुलेशन करना पड़ेगा विद क्लियर अंडरस्टैंडिंग के कुछ समय के लिए ये सेक्टर अंडर परफॉर्म करेगा। और अगर आप रिसर्च करके ऐसी कंपनी में निवेश कर सके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में अपने कॉम्पिटिटर से आगे है, तो मेरे हिसाब से वो विनर बनेगा। आईपीओस, ये साल बड़ा एक्शन वाला रहा आईपीओस को लेकर। कई नए ज़माने की कंपनियां, ई कॉमर्स वाली, न्यू एज टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां लिस्ट हुई। रेस्पॉन्स बड़ा था। साल के अंत जाते जाते थोड़ा थोड़े ठंडे भी हुए। आईपीओस में क्या आपको लग रहा है कि यूफोरिया बनने के संकेत हैं और ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है? और 2022 में भी ढेर सारे आईपीओ लाइंड अप हैं, कैसे देख रहे हैं सर आप? आईपीओ में अनिल भाई सेबी ने एक काम बहुत अच्छा किया है हम्म। कि जो पहले क्या था कि कंपनीज जिसके बिजनेस ठीक ठाक नहीं थे वो लोग भी इश्यू लेके आ जाते थे। अब सेबी के रूल्स रेगुलेशंस की वजह से ऐसी कंपनीज के इश्यू लाना नामुमकिन हो गया है। दूसरा, अब मतलब बिजनेस तो सब रियल है, सही है, बट उसके वैल्यूएशन के ऊपर इन्वेस्टर्स को सतर्क रहना पड़ेगा।
हमने साल के अंत में बहुत सारे आईपीओस को अपने इश्यू प्राइस से नीचे खुलते हुए देखा है। ग्लोबली अगर आप देखें तो तकरीबन 50% से ज्यादा आईपीओ अपने इश्यू प्राइस से नीचे ट्रेड हो रहे हैं। एक चीज मैंने देखी है आईपीओ मार्केट में कि निवेशक पिछले एक्सपीरियंस को फॉरवर्ड में प्रोजेक्ट कर देता है। अगर पिछले 6 महीने में आईपीओ में आपको पैसा बना है तो आप अज्यूम करते हैं कि अब जो भी आईपीओ आएगा उसमें पैसा लगाएंगे, पैसा बनेगा। बट होता क्या है कि पिछले 6 महीने के आईपीओ की प्राइसिंग बेयर मार्केट में हुई है और आने वाले 6 महीने के आईपीओ की प्राइसिंग बुल मार्केट में होती है। तो मेरी सारे निवेशकों से एक ही रिकमेंडेशन है, जब भी आप आईपीओ में निवेश करें उस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें। मार्केट में कंपनीज क्या भाव पे ट्रेड हो रही है, क्या वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है, उसको काउंट करते हुए इस कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर कॉल लइए। पिछले आईपीओ ने पैसा बनाया इसलिए इस ये आईपीओ में पैसा बनेगा, ये भ्रम में मत रहिए। ठीक बात है। तो थोड़ा-सा हर एक आईपीओ को आपको सोच समझ कर पैसा लगाना होगा, लेकिन एक स्पेस है शायद जहाँ पैसा बन जाए, क्योंकि सरकार का एक्शन पूरा रहेगा। स्पेशली हो सकता है शुरुआत के 3 महीनों में और बाद में भी सरकारी कंपनियाँ डाइवेस्टमेंट को लेकर प्लस बड़े आईपीओ की तैयारी एलआईसी की भी है। बताएं सर, क्या सरकारी कंपनियाँ इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बना सकती है इस साल? अनिल भाई, अगर आप डाइवेस्टमेंट में देखें तो हमारा परफॉर्मेंस हमारी पोटेंशियल से हमेशा नीचे रहा है। हमने डाइवेस्टमेंट के जो भी टारगेट बजट में रखे कभी अचीव नहीं किए, चाहे तेजी की मार्केट हो चाहे मंदी की मार्केट हो। सेकंड चीज अगर आप देखें तो सरकारी कंपनियों में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे रिसोर्सेस है, रियल बिजनेसेस है, लेकिन वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम होनी चाहिए वो नहीं मिलती। उनके ऑब्जेक्टिव्स मल्टीपल रहते हैं, एम्प्लॉयज, सोशल, गवर्नमेंट, देन शेयर होल्डर। प्राइवेट कंपनीज में ज्यादातर शेयर होल्डर को प्राथमिकता दी जाती है। इस वजह से सरकारी कंपनी का वैल्यूएशन अपने नॉर्मल मार्केट वैल्यूएशन से डिस्काउंट पे ट्रेड होता है। एंड सरकारी कंपनीज वैल्यू जरूर दिखती है, बट उस वैल्यू को अनलॉक करने के लिए जो कदम सरकार को उठाने हैं वो अगर नहीं उठाएंगे तो ये वैल्यू ट्रैप बन जाता है। पिछले कई साल से अगर आप देखें तो सरकारी कंपनियों ने निवेशकों को अच्छा पैसा बना के नहीं दिया है। हमारे हिसाब से आप जब सरकारी कंपनियों में निवेश करें तो एक एक कंपनी के फंडामेंटल्स को देखिए एंड वो क्यों यहाँ से आउट परफॉर्म करेंगे उसके ऊपर फोकस करिए। सारी सरकारी कंपनीज को एक साथ चलाने का मतलब नहीं बनेगा, उसमें एक क्षेत्र बना के निवेश करने का मतलब नहीं बनेगा। हर कंपनीज इंडिविजुअली आपको देखनी पड़ेगी। सरकारी कंपनियों में स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना आपके लिए ज़्यादा ठीक होगा, लेकिन ओवरऑल बाजार में आपके लिए 2022 भी अच्छा साबित होगा। सोच समझकर लंबे अवधि के लिए निवेश करना, ये रहेगी आपके लिए सही रणनीति। नीलेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसी बिजनेस से बातचीत करने के लिए, हमारे लिए समय देने के लिए, और एक बार फिर से आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद अनिल भाई। थैंक यू सर।